Assalamu alaikum dear students. We are going to study our third colligative property which is depression in freezing point. आज तक हमने बेटा दो colligative property स्टडी की है. एक तो हमने स्टडी किया है relative lowering of vapor pressure और फिर उसके बाद हमने elevation in boiling point वाला colligative property डिस्कस किया है. और आज हम हमारा जो थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम डिफाइन करते हैं और फिर हम इसको प्रूव करते हैं वेदर इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉट. और फिर हम देखेंगे इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम कैसे सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं. तो 3 क्वेश्चंस यहां पे भी है. एक तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करना, वो होता क्या है. दूसरा वी हैव टू प्रूव वेदर इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉट. And third thing is we have to determine molecular mass of solute with the help of depression in freezing point. And उस process का नाम रखते हैं हम cryoscopy. Cryoscopy is the process of determining molecular mass of solute with the help of depression in freezing point. तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम depression in freezing point को बेटा डिफाइन कर लेते हैं. तो देख लीजिए आप, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है. फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली वो टेम्परेचर है. फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड फेज ऑफ ए सबस्टेंस सॉलिडिफाइज. वो टेम्परेचर जिसपे एक लिक्विड फेज, एक लिक्विड सबस्टेंस एक सॉलिड सबस्टेंस में कन्वर्ट हो, जैसे वाटर कन्वर्ट होता है आइस में एट 0 डिग्री सेल्सियस. वो 0 डिग्री सेल्सियस कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. तो वैसे ही मैं फ्रीजिंग पॉइंट कहता हूं, ये कोई टेम्परेचर है जिसपे एक लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो. या हम ऐसे भी कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर. फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसपे या तो लिक्विड कन्वर्ट होगा किसमें, सॉलिड में. या हम ऐसे भी कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड और सॉलिड इज कन्वर्टेड बैक इनटू व्हाट, लिक्विड. तो हम ऐसे कहेंगे वो टेम्परेचर जिसपे लिक्विड फेज और सॉलिड फेज के बीच में इक्विलिब्रियम हो, उस टेम्परेचर को कहते हैं बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड. तो freezing point is that temperature at which the liquid phase and solid phase of a substance coexist together or they are at equilibrium with each other. या more precisely speaking, अगर हम कहेंगे at freezing point पे क्या होता है, the equilibrium is more shifted towards the solid state. यानी कि लिक्विड कन्वर्ट होता है किसमें, ज्यादा सॉलिड में, एंड सॉलिड भी कन्वर्ट होगा लिक्विड में, बट दिस इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स द सॉलिड स्टेट. दैट इज व्हाई वी से इक्विलिब्रियम इज दैट टेम्परेचर एट विच the liquid and solid phases of substance they coexist together, but the equilibrium is slightly shifted towards solid phase of the substance. The temperature at which this thing happens, that is liquid and solid are interconvertible, but the equilibrium is shifted towards the solid state more, and the temperature at which this thing happens, that is called as freezing point. या तो आप सिंपली याद रख लेना, फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसपे आपका लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है. That is why we say liquid, this freezing point is the temperature at which liquid or state of a substance freezes or solidifies. That is the definition of freezing point. लेकिन हमें freezing point डिफाइन तो हमने कर लिया, अब बारी आती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करें. तो देख लीजिएगा बेटा, मैं इसको रब कर देता हूं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में आपको समझा देता हूं. पहले तो ये आपके पास प्योर वाटर है, प्योर वाटर. यू नो दैट जो प्योर वाटर होता है बेटा, प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर वाटर का, उसके बदले में लिखता हूं TF0. TF0 इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, जो कि होता है 0 डिग्री सेल्सियस.
What is 0 degree Celsius here? It is the freezing point of pure water. That means at 0 degree Celsius, pure water is converted into ice. Or at this temperature, there is equilibrium between water and ice, but the equilibrium is more shifted towards ice. तो जो freezing point है TF0, it is the freezing point of pure water, pure solvent, and that is here 0 degree Celsius. अब अगर मैं यहां पे और एक बीकर लेता हूं, समझ लीजिएगा बेटा अच्छे से, इस बीकर में हमने फिर से प्योर सॉल्वेंट लिया है, वाटर लिया है इसमें फिर से, लेकिन इस वाटर में मैंने ऐड कर दिया नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, तो ये बन रही है आपकी सोल्यूशन। इस सोल्यूशन में एक तो आपने वाटर लिया है, दूसरा आपने इसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। यू नो दैट वन थिंग जो हमने प्रीवियस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है, प्रीवियस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा जब भी हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं टू वोलाटाइल सॉल्वेंट, इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होने का मतलब है कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। तो ये बात समझिएगा पहले। इन केस ऑफ सोल्यूशन जिसमें हमने वाटर लिया है वोलाटाइल सॉल्वेंट, उसमें ऐड कर दिया है नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। ड्यू टू द एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट बेटा यहां पे एक तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है सॉल्वेंट का, और साथ ही में इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है। तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है वो किसकी वजह से होता है? बाय द एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा इस सोल्यूशन का, जिसमें वाटर लिया है सॉल्वेंट, हमने सॉल्वेंट लिया है बेटा, फिर से वाटर लिया है हमने सॉल्वेंट। अब बेटा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इस वाटर में हमने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, इसका फ्रीजिंग पॉइंट वो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का अब नहीं रहेगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वाटर से कम होगा। अब इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर वाटर से कम होगा, तो उस फ्रीजिंग पॉइंट के बदले में लिख लेता हूं TF। TF is the freezing point of this solution, या इसके बदले हम TS भी लिखते हैं। TS और TF, it is the freezing point of the solution containing non-volatile solute। तो इसका जो freezing point होगा वो less होगा as compared to the freezing point of pure water। तो ये जो इसका freezing point solution का डिक्रीज हो रहा है as compared to pure solvent, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होना बाय द एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, दैट डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, दैट डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। व्हाट इज नाउ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज द डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन containing volatile solvent, but volatile solvent में जिसमें हमने dissolve कर दिया है non volatile solute. Due to the addition of non volatile solute, the decrease in the freezing point of the solution, that is called as depression in freezing point. नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करने की वजह से इस सोल्यूशन का कितना फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, वही रिप्रेजेंट करता है इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा TF, दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके बराबर होगा अगर हमें देखना हो? दैट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट TF0 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सोल्यूशन। ये आती है फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। इसका कितना फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। तो इन दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस निकालो, TF माइनस TF0 माइनस TF। ये जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस आएगा वही कहलाएगा बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये इजी था। हमने एक चीज किया है, एक तो हमने फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन किया, दूसरा हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज किया, जो डिफाइन किया। जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? बेसिकली द डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट बाय द एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। देख लीजिए बेटा, इसी चीज को हम अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसी चीज को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं जो अभी तक आपने पढ़ा। देख लीजिए, ये मान के चलिए आपका ग्राफ है, यहां से हम वेपर प्रेशर ले लेते हैं, ये आ गया आपका वेपर प्रेशर, ठीक है। तो वेपर प्रेशर के साथ साथ मैं यहां पे टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करता हूं।
आपको एक चीज पता है, जितना मैं टेम्परेचर सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का कम करूंगा उतना उसका वेपर प्रेशर कम होगा, और जितना जितना वेपर प्रेशर कम होगा उतना उतना आपका जो सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। द डिक्रीज इन टेम्परेचर विल लीड टू सॉलिडिफाइंग ऑफ द लिक्विड। तो ये यहां पे लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, प्योर सॉल्वेंट है। तो इसका जब टेम्परेचर आप डिक्रीज कर रहे हो, आप वापस आ रहे हो, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, जो ही आप इसका टेम्परेचर डिक्रीज करोगे इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। और जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ए स्टेज विल बी रीच्ड व्हेन द प्योर लिक्विड, ये जो लिक्विड होगा, प्योर लिक्विड मैं लिख लेता हूं, by decreasing the temperature, the vapor pressure of the pure liquid that decreases here, and when we reach here, this pure liquid starts converting into solid form। ये यहां पे solid form में convert हो गया, pure solid में convert हो गया, pure solid state में। तो आप देख लीजिए, आपने टेम्परेचर जब डिक्रीज किया, वापस आ रहे हैं, तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। वेपर प्रेशर डिक्रीज होने का मतलब स्टेज विल बी रीच्ड हियर, जब ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस पॉइंट हियर, इससे नीचे आ जाते हैं, ये जो यहां पे टेम्परेचर होगा, यहां पे इस टेम्परेचर पे क्या हुआ है, आपका प्योर लिक्विड जो है प्योर सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है। तो ये टेम्परेचर जो यहां पे बेटा होगा वही टेम्परेचर कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, या फ्रीजिंग पॉइंट। सिंपल फ्रीजिंग पॉइंट को हम क्या कहते थे, फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर at which pure liquid and pure solid they exist together or there is equilibrium between them। here यहां पे किसका फेज प्रेजेंट होगा, यहां पे लिक्विड फेज भी प्रेजेंट होगा, यहां पे सॉलिड फेज भी प्रेजेंट होगा। तो या इस पॉइंट पे दोनों सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो इक्विलिब्रियम आ रहा है, उसी टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे यहां पे इक्विलिब्रियम डेवलप होगा, उसी टेम्परेचर का नाम पड़ता है क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, जिसके बदले हम लिख लेते हैं TF0। तो ये आएगा TF0, यहां पे मैं टेम्परेचर लिख लेता हूं। TF0 वो टेम्परेचर है जिसपे प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड के बीच में इक्विलिब्रियम आ रहा है, यानी कि TF0 वो टेम्परेचर है जिसपे प्योर लिक्विड सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये TF0 रिप्रेजेंट करेगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, ठीक है, यानी कि इस टेम्परेचर पे प्योर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, मान के चलिए। बट जब हम इस प्योर लिक्विड में, प्योर वाटर में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं अलग से, जब प्योर लिक्विड में हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। अब कितना डिक्रीज हो रहा है, डेल्टा PA लिख लेते हैं। हियर डेल्टा PA it represents the lowering of vapor pressure, decrease in vapor pressure by the addition of non-volatile solute in the pure liquid। जब हम प्योर लिक्विड में, प्योर वाटर में हम जब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करने की वजह से उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, वही कहलाता है लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो प्योर लिक्विड में हम जब प्योर लिक्विड में, इसमें प्योर लिक्विड में जब हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे, इसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। कितना डिक्रीज हो जाएगा, डेल्टा PA। अब हम यहां पे पहुंच रहे हैं, तो यहां पे क्या बन रही है, सॉल्यूशन बन रही है बेटा। वी आर गेटिंग सॉल्यूशन नाउ। प्योर लिक्विड में हमने सोल्यूट ऐड कर दिया तो सॉल्यूशन बन गई, सॉल्यूशन यहां पे बन रही है। सॉल्यूशन का टेम्परेचर फिर से डिक्रीज होगा, जब सॉल्यूशन का टेम्परेचर डिक्रीज होगा इसका वेपर प्रेशर कम होगा, जब वेपर प्रेशर कम होगा, a stage here will be reached when this solution will also be converted into solid। तो इस पॉइंट पे सॉल्यूशन और सॉलिड के बीच में इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा वही कहलाएगा TF, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब देख लीजिए, जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर है दैट वाज TF, एंड जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है, जो फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का है वो है TF0, जो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का आ रहा है दैट इज TF। अब यहां पे देख सकते हो TF जो है, TF यहां पे आप देख लो, TF जो है, TF इज लेस देन TF0, TF0। तो TF है क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, TF0 क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इन दोनों में से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम आ रहा है और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा आ रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा TF0 माइनस TF, वही डिफरेंस कहलाएगा डेल्टा TF, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो मैंने ऊपर ही लिखा था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल
TF0 माइनस TF, तो ये आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है यहां पे। तो देख लीजिए बेटा, जितना आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ज्यादा ऐड करोगे प्योर लिक्विड में, उतना उसका वेपर प्रेशर ज्यादा डिक्रीज होगा, डेल्टा पीए का वैल्यू ज्यादा होगा। जितना डेल्टा पीए का वैल्यू ज्यादा होगा, डिक्रीज लवरिंग इन वेपर प्रेशर का वैल्यू ज्यादा होगा, उतना ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। दैट मीन्स लिक्विड सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होना, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो डिपेंड करता है इस सोल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के टाइम पे इसका लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हुआ है। जितना लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, उतना ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो मैं एक चीज लिख लेता हूं, जो ये डेल्टा टीएफ है, डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, यानी कि डेल्टा पीए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये हम पहुंच गए। यानी कि जितना हम लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे, उतना ही उसका वेपर प्रेशर ज्यादा डिक्रीज होगा, और जितना उसका वेपर प्रेशर ज्यादा डिक्रीज होगा, उतना उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा, उतना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा आएगा। दैट मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ज्यादा आने का मतलब है इस लिक्विड का लवरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ है, तभी जाके ये फ्रीज पहले ही हो रहा है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो एक सॉल्यूशन में एक समझ लो एक बात, अगर हम पानी में डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं, या विंटर्स में आप देखते होंगे जब हम बर्फ पे नमक छिड़कते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है। वो मेल्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि नमक छिड़कने की वजह से नमक जो है, साल्ट जो है, वो एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने की वजह से जिस टेम्परेचर पे वो वाटर फ्रीज हुआ था, अब नमक जब हमने छिड़का, नमक छिड़कने की वजह से अब वो वाटर जो 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था, अब वो 0 डिग्री के बजाय उससे कम टेम्परेचर पे फ्रीज होगा। तभी जाके जब हम साल्ट छिड़कते हैं सड़कों पे ड्यूरिंग विंटर्स, तो उसकी फ्रीजिंग नहीं होती, क्योंकि वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है। लेकिन साल्ट ऐड करने की वजह से पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर वो 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था, अब नमक ऐड करने की वजह से वो 0 डिग्री पे फ्रीज बिल्कुल भी नहीं होगा। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग हियर, कि जब प्योर लिक्विड में हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, और वेपर प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। वो जिस टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा था लिक्विड, अब उस टेम्परेचर पे नहीं होगा, उससे कम टेम्परेचर पे होगा। या आप जितना ज्यादा नमक छिड़कोगे सड़कों पे या पानी में मिलाओगे, पानी बिल्कुल भी 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होगा, उससे कम टेम्परेचर -2, -3, -4 या -8 पे फ्रीज हो सकता है आपका वाटर, या लेकिन 0 पे नहीं होगा। अब किस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज होगा वो डिपेंड करता है आपने कितनी क्वांटिटी ऐड की है, क्या नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, कितना वेपर प्रेशर कम हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा, 0 से बहुत कम आएगा वो। तो ये चीज समझनी है। तो जब इस ग्राफ को हटा देते हैं बेटा, देख लीजिएगा अच्छे से, ये हटा देते हैं तो ये आ गया आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ, that is directly proportional to delta PA, lowering of vapor pressure. What is lowering of vapor pressure here? It is the difference between the vapor pressure of pure solvent and solution containing non-volatile solute. तो मैं इसके बदले लिख लेता हूं PA0. It is PA0 is the vapor pressure of pure solvent minus vapor pressure of solution containing non-volatile solute. This delta PA is the difference in vapor pressure of pure solvent and solution containing non-volatile solute. तो आप इस इक्वेशन का नाम रख दे यहां पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देख लीजिए बेटा, मैं ऐसे लिख लेता हूं यहां पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द lowering of vapor pressure caused by non-volatile solute in the solution containing volatile solvent. तो एक चीज और कर लेते हैं, मैं लिख लेता हूं यहां पे अकॉर्डिंग टू रोल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रोल्ट्स लॉ जो ये है रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो हमने प्रीवियस पढ़ा है फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, या रोल्ट्स लॉ का जो पार्ट नंबर 2 है उसमें हमने पढ़ा था PA0 minus PA, that is lowering of vapor pressure, divided by PA0, that is the ratio of lowering of vapor pressure and the vapor pressure of the pure solvent, that is equal to chi B. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ये जो सारा रेशो है ये कहलाता है रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एज पर रोल्ट्स लॉ रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हो रहा है वो डिपेंड करता है आपने उसमें कितना सोल्यूट लिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या है।
जितना सोल्यूट ज्यादा ऐड करोगे उतना रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कम होगी सॉल्वेंट की। तो देख लीजिए, हम एक चीज करते हैं, इस PA0 को यहां लेके चलते हैं, PA0, तो द फॉर्मूला विल बिकम PA0 माइनस PA, दैट विल बी इक्वल टू PA0 काई B। ये आ गई फॉर्मूला। तो एक चीज समझ लीजिए आप, ये जो PA0 है, PA0 इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसका वैल्यू फिक्स्ड है, क्योंकि प्योर फॉर्म में जब वाटर लोगे आप, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स्ड होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी फिक्स्ड होगा, उसका वेपर प्रेशर PA0 भी फिक्स्ड होगा। तो जब ये फिक्स्ड है, इसको हटा देते हैं, ये कांस्टेंट बनेगा, PA0 माइनस PA, ये कांस्टेंट है, PA0 माइनस PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई B। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर बेटा सेकेंड। अब आप देख लीजिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड का कितना डिक्रीज होगा, ये डिपेंड करता है उसका वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ है बाय द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और ये वेपर प्रेशर कितना कम हुआ है, वेपर प्रेशर कितना कम हुआ है सॉल्यूशन का बाय द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये डिपेंड करता है आपने सॉल्यूट कितना ऐड किया था सॉल्वेंट में। जितना आप नमक ज्यादा डालोगे पानी में, उतना उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, जितना उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा उतना ही उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा। तो हम एक चीज कह सकते हैं, यहां पे हम एक चीज कह सकते हैं बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव डेल्टा TF। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप देख लीजिए, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बट लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई B। मैं लिख सकता हूं देयरफॉर डेल्टा TF इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई B। जितना आप साल्ट ज्यादा डालोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ साल्ट जितना ज्यादा होगा, जितना पानी में ज्यादा साल्ट डालोगे उतना उसका वेपर प्रेशर कम होगा, जितना उसका वेपर प्रेशर कम होगा तो उतना उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट के कम होने का मैग्नीट्यूड वो डिपेंड करता है आपने सोल्यूट कितना ऐड किया है। तो हटा देते हैं आप, इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा आप सोल्यूट ऐड करोगे नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट में, उतना नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट का जितना आप सोल्यूट ऐड करोगे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे वोलेटाइल सॉल्वेंट में, उतना ही उसका वेपर प्रेशर कम होगा, और जितना उसका वेपर प्रेशर ज्यादा कम होगा उतना ही ज्यादा डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट में। यानी कि आप जितना पानी में नमक ज्यादा डालोगे उतना उसका वेपर प्रेशर कम होगा और उतना ही उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा, वो 0 से कम होगा उतना ज्यादा। तो ये देख लेना है। तो ये आ रही है इक्वेशन यहां पे। तो इसके हिसाब से मैं लिख लेता हूं डेल्टा TF, प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं, इट इज इक्वल टू K इंटू काई B। डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज इक्वल टू K इंटू काई B। जो ये K आ रहा है यहां पे, इट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। ये देख लीजिए बेटा, ये आपका आ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। एक मिनट रुके, तो देख लीजिए जो K आ रहा है यहां पे दैट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, और ये काई B क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और ये डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देख लीजिए, हमने तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिफाइन कर दिया है। अब हमारा जो यहां पे और एक क्वेश्चन बनता था, प्रूव दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देख लीजिए हम कैसे प्रूव करते हैं। ये जो यहां पे काई B है, वी नो दैट काई B का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू K। ये जो काई B होता है, काई B इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाई NA प्लस NB। ये कहां से लाया सर, फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन। ये जो मोल फ्रैक्शन होता है काई B, इट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। हर किसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं या मोल फ्रैक्शन में पढ़ते हैं। तो देख लीजिए हम यहां पे पहुंच गए हैं, लेकिन ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर एक्चुअली द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस, बिकॉज डाइल्यूट सॉल्यूशंस ही आइडियली बिहेव करते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है, मैं इस फॉर्मूला में थोड़ी चेंज लाता हूं, मैं यहां पे लिख लेता हूं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस विच बिहेव आइडियली NB इज वेरी लेस देन NA। जो मेरा डाइल्यूट सॉल्यूशंस होती है, जो कि आइडियल सॉल्यूशंस होती है, या जो सॉल्यूशंस आइडियली बिहेव करते हैं, वो हमेशा डाइल्यूट होती है, उनमें सोल्यूट की क्वांटिटी हमेशा सॉल्वेंट की क्वांटिटी से कम होती है।
हम यहां पे हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन ही क्यों लेते हैं? क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन ही आइडियल सॉल्यूशन आइडियली बिहेव करते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस एनबी का जो वैल्यू है वो Na से बहुत कम होता है, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशंस में सोल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होता है, तभी मैंने लिखा Nb इज लेस देन Na। जब Nb कम है, इट कैन बी नेग्लेक्टेड, इट कैन बी नेग्लेक्टेड इन डिनोमिनेटर, इन डिनोमिनेटर, इसको हम डिनोमिनेटर में नेग्लेक्ट कर देते हैं। इट कैन Nb को हम डिनोमिनेटर में यहां से इसको निकाल देते हैं, क्योंकि Nb का वैल्यू जो है डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए उसका वैल्यू कम है, तो इसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो यहां पे क्या आएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू K इंटू Nb डिवाइडेड बाई Na। यहां पहुंच गए बेटा, यहां पहुंच गए। तो इस इक्वेशन का आप नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन आ रही है, तो हटा देते हैं, पहले इस पोर्शन को हटा देते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन नंबर 3 आ रही है वो ये है। इसके अकॉर्डिंग आप देख लो, K क्या है, कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इसका वैल्यू भी फिक्स्ड है। तो K भी कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डेल्टा TF जो है बेटा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Nb। ये आ रही है आपकी फॉर्मूला। जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ज्यादा ऐड करोगे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाटर में, उतना ही उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा कम होगा। यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे। और वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करे वही कहलाती है बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पे मैं कह सकता हूं हेंस डेल्टा TF as it is directly proportional to number of moles of solute, hence delta TF is a colligative property। तो ये हो गया प्रूव कि डेल्टा TF जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बेटा हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको मान के चलते हैं, वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करे। सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना वो भी डिपेंड करता है कि हमने उस सोल्यूशन में कितना सोल्यूट डाला हुआ है। लवरिंग ऑफ वेपर, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हो जाता है बाय द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, वो भी डिपेंड करता है आपने सोल्यूट कितना डाला है। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिक्रीज हो जाता है जब उसमें हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है आपने सोल्यूट कितना डाला हुआ है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो एवरी प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो वो यही पे यहां पे भी आ रहा है, वही जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी डेल्टा Nb पे डिपेंड करता है। तो Nb पे डिपेंड करने की वजह से हम कहेंगे ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो हमारे दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। एक तो हमारा एक पहला क्वेश्चन था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करना, वो हमने डिफाइन कर दिया। और दूसरा क्वेश्चन जो था प्रूव दैट डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो भी हमने प्रूव कर दिया। और अब इसका और एक पोर्शन जो है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट विद द हेल्प ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो वो हम कर देते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूं ऊपर वाले पोर्शन को। अब जो पार्ट है इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, वो है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास Mb, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, उसके बदले में Mb लिख लेता हूं, फ्रॉम डेल्टा TF दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। कैलकुलेट करना है क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो हम ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, जिसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। उसी सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये प्रोसेस कहलाती है द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट with the help of depression in freezing point. The process is called as cryoscopy. The process is called as cryoscopy. Now sir, what is cryoscopy? Cryoscopy is the process of determining the molecular mass of solute with the help of depression in freezing point. इस process का नाम पड़ जाता है क्या, cryoscopy. अब जो cryoscopy की तरफ आते हैं तो मैं इक्वेशन थर्ड जो है, इस इक्वेशन थर्ड को वापस यहां पे लिख लेता हूं। इक्वेशन थर्ड क्या है, डेल्टा TF that is equal to K into Nb divided by Na. This is our equation number third.
ये इक्वेशन नंबर 3 जो है, इसमें मैं एनबी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। एनबी जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, डब्ल्यूबी डिवाइडेड बाय एमबी आएगा। एनए जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एनए किसके बराबर होगा? डब्ल्यूए डिवाइडेड बाय एमए। तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं। डेल्टा टीएफ इज इक्वल के, एनबी के बदले क्या लिखोगे? डब्ल्यूबी डिवाइडेड बाय एमबी। ये आ गया आपका एनबी होल डिवाइडेड बाय एनए के बदले डब्ल्यूए डिवाइडेड बाय एमए। तो ये आ गया फॉर्मूला। सर ये वैल्यूज कहां से आ गई? क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सबस्टेंस इज इक्वल टू ह्यूमन मास ऑफ दैट सबस्टेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सबस्टेंस। तो देख लीजिए क्या होगा। इस वाली टर्म को आप ऊपर कर दो, यहां पे आ जाएगा MA डिवाइडेड बाय WA। तो ये आ जाएगी आपकी फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा टीएफ। तो इस फॉर्मूला को आप याद रख लीजिएगा, ये आपको अच्छी खासी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम आपको ये इस्तेमाल हो जाएगी। तो देख लीजिए अच्छे से, मैं क्या करता हूं, फॉर डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट MB, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिटरमाइन करने के लिए मैं इस इक्वेशन को 1000 से डिवाइड भी करता हूं और मल्टीप्लाई करता हूं। तो आप खुद से लिखोगे डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 1000। तो हम क्या लिखेंगे? डेल्टा टीएफ इज इक्वल के, दिस के हियर, एमए मल्टीप्लाई कर देता हूं, डिवाइड कर दो साथ में 1000, इनटू लिखो यहां पे WB into 1000 मल्टीप्लाई कर दो 1000 डिवाइडेड बाय MB into दिस WA। यहां पे आप देख सकते हैं मैंने यहां पे डिवाइड किया है 1000 और साथ में मल्टीप्लाई भी 1000 किया है। ये कैंसिल होके आपको सेम इक्वेशन वापस मिलेगी। ठीक है, नाउ सी ये जो ये टर्म आ रही है यहां पे, ये जो ये टर्म आ रही है के, इसमें है फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, MA है इसमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जिसका वैल्यू फिक्स्ड है, के भी कांस्टेंट है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी कांस्टेंट होगा, और ये 1000 एक फिक्स्ड नंबर है। तो ये जो यहां पे ये रेशो आ रहा है के इंटू MA डिवाइड बाय 1000, ये सारा रेशो कांस्टेंट है, क्योंकि के भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, ये भी एक फिक्स्ड नंबर है। तो ये सारी टर्म एक कांस्टेंट है। इसके बदले हम लिख लेते हैं KF इसके बदले। तो यहां पे क्या आएगा? डेल्टा TF इज इक्वल, ये सारी टर्म कांस्टेंट है, इसके बदले हम KF लिखेंगे, KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू WA। देख लीजिए बेटा, ये जो यहां पे ये KF कांस्टेंट आ रहा है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको हम अलग से डिफाइन करेंगे, इसके लिए अलग लेक्चर होगा फिर अलग से। ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, इसका और एक नाम पड़ता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसके बारे में मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा अभी, क्योंकि इसके रिलेटेड और एक लेक्चर बनेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के रिलेटेड और एक लेक्चर बनेगा, जिसमें हम बाद में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। अभी आप ये याद रख लीजिए कि KF जो है वो एक क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, और ये किसके बराबर होता है? K इंटू MA डिवाइडेड बाई 1000। हटा देते हैं इसको, KF को। देख लीजिए डेल्टा TF इज इक्वल, ये हटा देता हूं, एक मिनट बेटा, हमें क्या डिटरमाइन करना था? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वो MB यहां है। किससे मालूम करना था? फ्रॉम डेल्टा TF, वो भी यहां है। तो एक चीज करो, इस टर्म को यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ। MB किसके बराबर आएगा? MB विल बी इक्वल KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF, यहां डेल्टा TF इंटू WA। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, जिससे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये आपके ये दोनों फॉर्मूला जो है वो बेटा आप याद रख लीजिएगा। ये इक्वेशन नंबर 4 है और ये इक्वेशन नंबर 5 है।
ये दोनों फार्मूला जो है इन्हीं के रिलेटेड हम दूसरे लेक्चर में जो हम अपलोड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, इन दोनों के रिलेटेड हम वहां पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहां पे आपको डेल्टा टीएफ निकल सकता है अगर आपको केएफ पता हो, WB गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पता हो, आप डेल्टा टीएफ निकाल सकते हो। लाइकवाइज यहां पे केएफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का वैल्यू अगर हमें पता हो, या गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट पता हो, और एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू पता हो, हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है यहां पे केएफ, इसका वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करें क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का। तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हम और एक लेक्चर के साथ आते हैं, तब तक आप इस वाले लेक्चर को अच्छे से समझ के नोट डाउन कीजिएगा। तो ये था आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 3, जिसमें हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन किया, फिर हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, फिर हमने प्रूव कर दिया कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और एक चीज जो हमने किया यहां पे, वो हमने मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिटरमाइन किया विद द हेल्प ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसके लिए हमने यहां पे एक फॉर्मूला डिटरमाइन कर दी, और इस फॉर्मूला को सिंपलीफाइड तरीके से भी लिख सकते हो, इस वाली फॉर्मूला को, डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज इक्वल टू केएफ, दैट इज केएफ। ये जो ये टर्म आ रही है, ये सारी टर्म आप देख लो पहले, ये वाली टर्म WB गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन 2000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, ये सारी टर्म रिप्रेजेंट करती है मोलैलिटी। तो यहां पे आप इसके बदले मोलैलिटी लिख दो, तो आपका जो डेल्टा टीएफ आएगा वो आएगा KF इंटू M। तो ये आ जाती है आपकी इक्वेशन नंबर 6। तो यहां तक आज आपने किया है जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, उसको आप और एक डेफिनेशन दे सकते हो। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज द प्रोडक्ट ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट एंड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये आ रही है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की और एक डेफिनेशन, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मोलैलिटी। जितनी सॉल्यूशन की मोलैलिटी ज्यादा होगी, उतना ही उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यानी कि जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मोल्स आप ज्यादा डिसॉल्व करोगे इन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, उतना ही उसका वॉल्यूम डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर हो जाएगा, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर हो जाएगा, और जितना उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाए उतना ही उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी आ जाएगा। तो ये 3 फार्मूला जो है अभी आप नोट डाउन करके रख दीजिएगा। हम आ जाते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, इंशाल्लाह दैट विल बी रिलेटेड टू क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और उसके बाद हम इन सारी टर्म्स के रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करते हैं। खुदा हाफिज।